2021 से हम लोग एक काम के पीछे पड़े थे, उसकी चर्चा हमने नहीं की थी। वो है स्टेशन से सीधा वाई जंक्शन तक एक फ्लाईओवर बनाना, ताकि ट्रैफिक का सवाल हल हो जाए। मैंने पिछले हफ्ते में नितिन गडकरी साहब के साथ 3 घंटे की मीटिंग की। वाल इतना ही, ये जो रास्ता था ये पहले का बॉम्बे पुणे हाईवे था। ये आपके पीछे जो रास्ता है वो कोई पहले बॉम्बे पुणे हाईवे था। तब हमने लड़के झगड़ के मनमोहन सिंह, टी.आर. बालू और शरद पवार साहब ने मिलके इसको हमें हमारे हैंडओवर किया और उसके बाद उसका डेवलपमेंट और कॉन्क्रीटाइजेशन शुरू हो गया। अब रही बात, इसके ऊपर अगर हम ब्रिज बनाते हैं तो उसको आने वाला खर्चा कम से कम कुछ नहीं तो कुछ 800 करोड़ रुपया है। इतना खर्चा ना तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कर पाएगी, स्टेट गवर्नमेंट का मुझे पता है। नितिन गडकरी बहुत एग्रेसिव मिनिस्टर होने के कारण मैंने उनसे मुलाकात की, मेरे बहुत अच्छे संबंध है उनसे। तो उन्होंने ये मांग की कि मुझे सिर्फ एक प्रूफ ला के दो कि ये आज भी नेशनल हाईवे है, इसको चेंज नहीं किया गया। हमने कांबळे नाम के ऑफिसर से अब भी बात की, मैं आते आते बात की, तो उन्होंने बोला कि मंगलवार तक आपको सब डिटेल्स मिल जाएंगे कि ये नेशनल हाईवे ही हमने रखा है, सिर्फ मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट के लिए हमने वो थाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को दिया है। अगर ये सर्टिफिकेट मिलता है और हम ये प्रूव कर देते हैं कि नेशनल हाईवे, तो हमें 700-800 करोड़ रुपए मिलके ये पूरा ये नेशनल हाईवे डिवीजन हमारा फ्लाईओवर बनाएगा, ऐसे को मंत्री साहब ने कहा है। मैंने मुख्यमंत्री शिंदे साहब को भी लेटर लिखा है कि अगर वो नहीं होता है तो आप पैसे डाल के हमको ये हाईवे बना के दीजिए, नेशनल हाईवे का ये पट्टा बना के दे दीजिए, फ्लाईओवर बना के दे दीजिए, ताकि मुंब्रा के ट्रैफिक की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अभी एक रास्ता बन रहा है, वो रास्ता बन रहा है MM वैली से, आप देखेंगे तो एक रास्ता बोरी कब्रिस्तान के लिए जा रहा है। वो बोरी कब्रिस्तान का सीधा रास्ता हमारी चाहत है कि वो स्टेशन के नजदीक किधर निकल जाए, तो ताकि आने वाले लोग उधर से आए और नादुल फला से वाई जंक्शन की तरफ चली जाए। तो फिर हमारा शिमला पार्क का जो कॉर्नर है जहां पे ट्रैफिक हमेशा होता है वो कम हो जाए। विधानसभा के बाद ये जो अलमास कॉलोनी का ये कॉर्नर है और शिमला पार्क का एक कॉर्नर है, वहां पे अंडरपास बनाने की योजना हमने रखी है, बनाई है, हमारा ड्राइंग कंप्लीट है। अगर हम सत्ता में आएंगे, हम आने वाले ही है, तो ये दोनों अंडरपास तुरंत उसका काम शुरू हो जाए। ये टेंडर विंडर निकलेगा, वो प्रोसेस रहेगी, लेकिन ये दोनों अंडरपास जाएंगे तो हमारा ट्रैफिक का समस्या और कम हो जाएगा और उधर जगह है अंडरपास की। तो ये मुझे बताना था आपको। ये ऐसा नहीं है, ये लेटर 2023 का है, पहली फाइल है मेरे पास। ये सब लेटर सब हमने कभी दिल्ली में पहुंचाए थे। ये 2021 से कहानी शुरू है। 2017 में हमने लेटर लिखा था और हम बागडोर कर रहे थे, वो है एक्सटेंशन ऑफ ब्रिज। ये जो ब्रिज है हमारा, अच्छा दाभोलकर के नजदीक, वो ब्रिज के दोनों बाजू बढ़ाए जाएं, ऐसे हमने मांग रखी थी। अभी शासन का उनको लेटर आ गया, शासन ने खर्चा किया है, रेलवेज ने खर्चा किया है। फास्ट ट्रैक तो उसको अभी स्ट्रेंथनिंग किया गया है, नीचे उससे उसको सपोर्ट देके स्ट्रेंथन किया गया है, क्योंकि वो कई साल पुराना ब्रिज है। तो रेलवे को उसको धोखा लग रहा था, तो रेलवे ने उसको, तो हमने कमिश्नर से मुलाकात की। उस दिन कमिश्नर से मुलाकात करते समय मेरे साथ शानू पठान था, तो हम लोग ने कमिश्नर से मांग की कि होना चाहिए। तो कमिश्नर बोले पहले अगर ये हाईवे है तो हाईवे है तो आप नितिन गडकरी से बात कीजिए। नितिन गडकरी अगर चाहेंगे तो हमको ये 60 करोड़ का ब्रिज, जो भी कीमत वो 60 करोड़ है ऐसा लगता है, तो ये दोनों हम उसको एक्सटेंड करके फिर उसको बड़ा कर सकेंगे। लेकिन अगर कोई नहीं करता तो जितेंद्र ये मैं काम तुमको करके दूंगा, ऐसे कुछ कमिश्नर ने मुझे कहा है। लेकिन बातों बातों में ये सब सब्जेक्ट ऑडिट की मांग की, जो ऑडिट की मांग की, नहीं उसकी ये क्या मैं
हरदम मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बताता नहीं हूँ ना कि ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तो अब आदत सी करनी पड़ेगी बताने की लोगों को कि मैं ये कर रहा हूँ। हाँ, किसी से सीखे। हाँ, मैं बुद्धू था, मुझे नहीं मालूम था कि इतना सब बोलना पड़ता है। शिमला पार्क की जो स्कूल है वो, उसके ऊपर हमने पहले से बहुत नजर रखी थी। कंप्यूटर सेफ्टी के लिए हम वहां हमने ट्रॉली का इंतजाम, पहली बात बताता हूँ कि इस मई महीने में जब उसके बाथरूम्स की हालत खराब थे तब हमने 25 लाख रुपया CSR लाया और वो CSR से पूरा हमने बाथरूम रिपेयर करके दिया। पूरा ये बंद था, हमारे साथ टीचर्स थे और हमने वो बाथरूम अच्छा करके दिया। फिर उसका तोड़ तोड़ हो गया लेकिन बना दिया। कंप्यूटर सेफ्टी के लिए उनको जो ट्रॉलीज रहती है वो दी गई थी ताकि वो जितने भी कंप्यूटर है वो सेफ रहे, उसके पैड्स जो थे वो सेफ रहे। फिर स्कूल को जैसे ही आप देखेंगे वहां आपको कुछ पुतले, कुछ रंग की हो काम वगैरह नजर आएंगे, तो वो भी हमने पीछे लग के करवाया था। पिछले 5 सालों से लगातार हमको तासिका शिक्षक मिल रहे हैं। जब भी हमने मांग की, उस समय के कमिश्नर थे, हमको तब तक तासिका शिक्षक दिए। आज जो तादाद बढ़ी है 2020 से लेकर लगातार हमने वो शिक्षक लाने की कोशिश की है। 2007, 2006, 2011 और 2014 में लगे हुए शिक्षक उनको रेगुलर पे स्केल देने का भी काम हमने किया है। जो उनको नहीं मिलता था वो रेगुलर पे स्केल देने का भी काम किया है। 2022-23 में 56 तासिका शिक्षक भेटले, तसेच 2021-22 मध्ये 48 शिक्षक आले होते। 2022-23 मध्ये 36 भेटले होते। या वर्षी 2024 मध्ये 25 लाख 49 तासिका शिक्षक भेटणार आहे आणि परमनंट शिक्षकांची मागणी केली होती ते पण 21 शिक्षक येणार आहे। 2024-25 में प्राइमरी 49, सेकेंडरी में 21, इंग्लिश मीडियम में 8। उसी स्कूल के बाजू में एक बड़ी लाइब्रेरी खुल रही है। जो लोग खोज रहे हैं लाइब्रेरी किधर है, लाइब्रेरी किधर है, लाइब्रेरी किधर है, तो उनके खोज के लिए खोज को आज मैं विराम देता हूँ। जिसको देखना है जाके देख ले, वहाँ लाइब्रेरी बनी हुई है, वहाँ रैक्स बने हुए हैं। किताब लाने के लिए लोग जो उनको उर्दू समझता है, जिनको साइंस समझता है, जिनको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उन लोगों को अपॉइंट कर दिया है। वो मार्केट से जाके जो एग्जामिनेशंस के लिए किताबें लगेंगी, और खास करके ऐसे ही पढ़ने के लिए भी लोग जाते हैं लाइब्रेरी में, तो वैसी भी किताबें वहां पे रखी जाएंगी। कम से कम उसके लिए हमने 15 लाख रुपए का इंतजाम कर दिया है। 15 लाख रुपए की किताबें वहां पे लाके रख दी। और जब भी कोई न्यू रिटायर होता है, हम संघर्ष की तरफ से उसको एक बैग और कुछ सम्मान वगैरह करके उसको अलविदा कहते हैं। अभी ये साल में कम से कम 27 और 128 155 शिक्षक या टीचर इस साल में आने वाले। फिर ये हॉस्पिटल जो पीछे का है वो जल्दी शुरू हो जाएगा। उसका जवाहरलाल महात्मा ज्योतिबा फुले की जो योजना उनको मिल नहीं रही थी, वो योजना के लिए मैंने डॉक्टर चौहान जो उसके हेड है उससे बात की, उसने सिग्नेचर करके वो क्लियर किया है, उनके पास आ जाएगा। जैसा ही वो आएगा, मुख्यमंत्री को जब भी टाइम मिलेगा उद्घाटन हो जाएगा। आपके मालूमात के लिए बताता हूँ, वहां की जितनी भी मशीन है, MRI हो, जो भी जो मशीन है, सब चालू कर दी गई है। अभी सिर्फ वो रुके थे कि हमको एक बार महात्मा फुले का जो योजना मिल जाए, तो फिर कैश फ्री हम जो सोच रहे हैं कि बिना पैसे का आदमी उधर जाए, खाली खींचा जाए और ऑपरेशन करके बाहर आ जाए, वो काम शुरू हो जाएगा। और मुझे लगता है जल्दी मैं मुख्यमंत्री को भी बोलने वाला हूँ, जल्द आके रिबिन काट दे तो मुमरा के लिए अच्छा हो जाएगा। एक अच्छी सुविधा मुमरा को मिल जाएगी। और जब आपने स्कूलों का मुद्दा बोला है, अब ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के टीचर्स 2020 से अपॉइंट हुए उर्दू मीडियम में, वहां पर आपको पता होगा 2018-19 तक 55 टीचरों की कमी, लेकिन वो आज तक पूरी नहीं हुई। परमानेंट सर की कंप्लीट 55 टीचरों की कमी थी और परमानेंट टीचर नहीं दिए जा रहे। उर्दू मीडियम के साथ सबसे पहले तो सौतेला व्यवहार भी किया जा रहा है।
एक लंबे अरसे। दूसरी चीज आपको बता दूं कि इसी एमएमएलई स्कूल के बनने के पहले कौसा में आइडियल मार्केट को नाले को लगकर के जो स्कूल थी, उस स्कूल की बिल्डिंग को अति धोखादायक बता करके फिर ऊपर के 3 फ्लोर तोड़ करके ग्राउंड फ्लोर 1 की दीवारें रख करके तोड़ने का टेंडर अलग, फिर से फर्स्ट फ्लोर बनाने का टेंडर अलग। फर्स्ट टेंडर 42 लाख का, सेकंड टेंडर 45 लाख का। फिर भी आज उधर केवल एक टीचर वो इंग्लिश मीडियम की स्कूल चला रही है और हालात इतने खराब है कि चारों तरफ से वहां पर नशेड़ियों का अड्डा बना रहता है, घेरा लगा रहता है। इस पर क्या कहेंगे? इंग्लिश मीडियम के लिए 8 शिक्षक आ रहे हैं। आपने जो कहा है वो पर्सनली मैं ध्यान दूंगा, मैं जाऊंगा जगह पे, और अगर नशेड़ी बैठते हैं तो मैं सीनियर पुलिस को लेके जाके जो भी आप चाहेंगे वो करके दूंगा। उसी तरह से एमएमएलई स्कूल में सुरक्षा रक्षक जो होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड जो है, वो जैसे हर फ्लोर पर होने चाहिए। ग्राउंड +3 की वो बिल्डिंग है, ग्राउंड से लेकर के थर्ड फ्लोर तक होने चाहिए, वो होते नहीं। अभी मोरा की एक महिला ने फेसबुक पर एक वीडियो 4 दिन पहले शेयर की है कि किस तरीके से बच्चे जो है बिल्कुल असुरक्षित माहौल के अंदर जो है रिसेस के अंदर खेलते हैं, रिसेस के अंदर दौड़ते हैं, कोई गिर सकता है, कुछ हो सकता है। तो वहां पर सुरक्षा की बहुत जरूरत है। ये मांग आपने अच्छी रखी है। मैं अभी यही प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद जब मैं चाय नाश्ता ये खिलाएंगे मेरे को ना अंदर जाके, तभी समय बात करते। सर, ये फ्लाईओवर की आपने बात की है, मोरा के ट्रैफिक कंजेस्टेशन को खत्म करने की, काफी बड़ा काम है वो। जैसे आपने बताया 700-800 करोड़ रुपए की लागत से वो काम होगा। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी, तो रस्ते मंत्रालय जो उनके पास है, तो क्या उन्हीं के मंत्रालय से इसका खर्च उठाया जाएगा? हाँ, ऐसा है कि 800 करोड़ रुपया तो सौरभ राव सपने में नहीं दे सकते। मेरी और सौरभ राव की बात भी हुई इसके ऊपर कि दिस इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर मुंब्रा के आने वाले 20 सालों के लिए अगर ट्रैफिक सॉल्यूशन निकालना है, दिस इज द ओनली सॉल्यूशन। टेम्पररी बेसिस पे शिमला पार्क का सर्विस रोड क्यों नहीं शुरू किया जा रहा? अलग अलग फंडिंग आई, कभी डामरीकरण, कभी कॉन्क्रीटाइजेशन करके सड़क पूरी कर ली गई, लेकिन वहां पर दुकानदारों का, मटेरियल सप्लायरों का, इनका उनका कब्जा जमा हुआ है। 500 मीटर का वो पट्टा है। अगर शिमला पार्क से निकलने वाली गाड़ियों के लिए वो लेफ्ट डाइवर्जन शुरू हो जाता है तो शिमला पार्क पर बैठने वाली चौकड़ी खत्म हो जाएगी। काफी कम से कम, मैं पूरी तरीके से नहीं कहता, लेकिन 50% राहत मिलेगी। उस पर काम क्यों नहीं हो रहा है? इसके ऊपर काम जरूर होगा, लेकिन आप कामदार भाई जानते हो कि यहाँ पे पार्किंग की बड़ी समस्या है। लोग मानते नहीं है, लोग 4-4 लाइन की पार्किंग करते हैं। पुलिस भी उनके ऊपर कुछ कार्रवाई करती है तो पुलिस से भी लड़ जाते हैं। आखिर में हमको ही जाना पड़ता है, भाई पुलिस को शांत रहो, उनको शांत रहो, ये इनका ही काम है। और फिर ऐसा है कि हमारे रास्ते इतने चौड़े हैं, कि हमारे रास्ते का अगर हम सोच ले खड़े आंख बंद करके तो हमारा रास्ता रेमंड का जो रास्ता है ना वैसा रास्ता है। पर हम क्या कर सकते हैं? इस रास्ते पे 4-4 लाइन हॉकर की लगी हुई है, उसके बाद 1 लाइन गाड़ी की लगती है, और हम अपना 45 मिनट हम ट्रैवलिंग में वेस्ट कर देते हैं। कामदार साहब, इसको लेकर के डीसीपी विजय राठौर साहब को मुंब्रा रेलवे स्टेशन से लेकर के और वाई जंक्शन तक पूरा विजिट कराया था हम लोगों ने। आप वहां मौजूद थे। और जो आप बात कर रहे हैं शिमला पार्क के नाके की, तो वहां को लेकर के हमारे एएमसी ने, बालू पीचर साहब ने, उन लोगों को जो टेम्पो यूनियन वाले होते हैं, एएमसी आता है, वहां पे वालों को नोटिस देता है, जाके फिर अपने वहां पे नोटिस दिए। जमीन पर किसी एएमसी ने कोई उसके इम्प्लीमेंटेशन नहीं, सुनिए ना, वही कंप्लीट करता हूं मैं। उन्होंने नोटिस दिया, उसके बाद जाके हम लोगों ने खुद विनती किया, लेकिन वो लोग नहीं समझने को तैयार है। उसको लेकर के फिर एक बार हमारा मिशन जो ट्रैफिक फ्री मुंब्रा को लेकर के है, उसे हमें करना। जिंदगी में पहली बार टाइप पेपर लेके आके कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, नहीं तो मैं जिंदगी में कभी भी टाइप पेपर लेके मैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी नहीं किया। पहली बार ऐसी तो आपको मुंब्रा के पत्रकारों से आजकल डर लगने लगा। क्यों? अभी डर क्या डरता हूँ बस। अभी डरना भी गलत है क्या? मुंब्रा के पत्रकार सच कहीं पूछ लेते हैं। हाँ, बिल्कुल सच्चाई का दामन जो पकड़ा है उन्होंने,
वो छोड़ते ही नहीं। रहता है तो वो कहती है हमारे पास दम की जगह नहीं। ये सारी समस्याओं से मुमरा को स्पष्ट किया। ऐसा ये बात वो कह रहे हैं आप, वो सच है, क्योंकि मुमरा का पिछले 15 सालों में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया है। मुमरा में अब बैंकों का लोन मिलता है, लोन पे गाड़ियां मिलती है, तो लोग गाड़ियां ले लेते हैं। लेकिन हमारे बिल्डर जो दोस्त है, उन्होंने कभी भी पार्किंग की समस्याओं को दिल में नहीं रखा था। अब लेकिन पार्किंग के लिए कुछ ना कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। हम सोच रहे हैं कि एक जगह हमने देखी है, वहां पे पार्किंग प्लाजा बड़ी पैमाने पे करना पड़ेगा और लोगों को पे एंड पार्क सिस्टम में डालना पड़ेगा। अवार्ड साहब, आपने लाइब्रेरी की बात की। कुछ दिन पूर्व हमने मुमरा में बहुत सारे कटआउट भी देखे थे लगे हुए, तो उसमें हज हाउस का भी कटआउट हमने देखा। हज हाउस आने वाले जरूर रुको ना, सब काम आज बता दूंगा, तुम अगले महीने में, आप अगले हफ्ते में कैसे मिलूंगा? आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे आप भी हजम करना सीखो ना। जब करा अब हर हफ्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस। नहीं, मैं हर हफ्ते नहीं करूंगा, इतना टाइम नहीं मेरे पास। आज तक एक भी गिरफ्तारी मुंबई स्टेशन पर हुई नहीं। ऐसी क्या वजह है कि एफआईआर होती है लेकिन उसका फॉलोअप नहीं होता है और किसी पे अरेस्ट नहीं होता है? आपको एक कानूनी चीज बताता हूँ, जब महाराष्ट्र में 20-25 एफआईआर होंगे तो सब एफआईआर हाईकोर्ट बोल देते कि सिर्फ एफआईआर एक पुलिस स्टेशन पे रजिस्टर करो। तो जिस पुलिस स्टेशन पे वो जाते हैं जिधर गुनाह हुआ है, ये सब एफआईआर उतर जाएगी, उसको अरेस्ट किया जाएगा। इसमें आज तक एक भी अरेस्ट नहीं ऐसा लगता है तो कालीचरण को किसने अरेस्ट किया था? मैं ही था ना कालीचरण को अरेस्ट करने वाला। लेकिन सर, रामगिरी महाराज को लेकर तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि हमारा संरक्षण है आपको। ये सवाल आप उनसे पूछे ना, मुझे क्यों पूछ रहे? और मैं तो सेक्युलरिज्म के लिए लड़ने वाला आदमी हूँ। कल भी मैं आया, 6 घंटा वहां पे बैठा और इसकी मैं क्या बोल रहा हूँ, एक आपने वो सवाल किया कि अवार्ड साहब सड़क के ऊपर राजनीति करते हैं। कल के मामले में वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मामला था, उसमें मुसलमान होने के नाते सभी पॉलिटिशियन, सभी सामाजिक, सभी आवाम और सभी उलमा वहां पहुंचे और अवार्ड साहब तो कंटिन्यू, भाई साहब से लेके शमीम भाई से लेके मैंने बहुत सारे लोगों ने मुफ्ती साहब ने फोन किया कि बुधवार के पुलिस स्टेशन एफआईआर नहीं ले रही है। तो आवाज साहब ने ज्वाइंट सीपी से बात करके कहा और बोला मैं भी वहां पहुंचा हूँ। आवाज साहब पॉलिटिशियन होने के नाते नहीं गए। इस लोग जो ये कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ के स्थानिक एमएलए है, जैसे स्थानिक कॉर्पोरेटर, स्थानिक लीडर जाएंगे तो ऐसे ही हमारे लोक प्रतिनिधि वहां रहना चाहिए दबाव के लिए प्रशासन को। वो गए, उनका इस उनसे कोई लेना नहीं। पत्रकार ने मुझे फोन किया, उसने मुझसे जज्बाती बात किया, उसने कहा यहाँ फसाद हो जाएगा, भाई साहब आप कुछ करो। मैंने तुरंत डीसीपी साहब को फोन किया और उनको बोला, साहब 3 घंटे से हमारे आलिम मौलाना वहां बैठे हुए हैं और चीख पुकार हो रही है और आपके पुलिस इंस्पेक्टर पे जो है एफआईआर नहीं ले रहे हैं। उन्होंने बोला, भाई साहब आपके साथ कौन है? मैं बोला मेरे साथ परवेज है। बोले आप तुरंत परवेज को भेज दो और जिस इंस्पेक्टर ने इनकार किया वही एफआईआर लेगा। और उसके बाद 4 लोग शायद अंदर जाके एफआईआर हुई। उसके बाद मेरी अवार्ड साहब की बात हुई, है ना। मैंने अवार्ड साहब को ये बताया कि ऐसा ऐसा है, मैंने ऐसा ऐसा उसको बहुत रैश बोला डीसीपी साहब को कि साहब कब जब कुछ मुमरा में हो जाएगा तब कुछ करोगे क्या? इलेक्शन ईयर है, हर आदमी राजनीति करेगा, राजनीति होगी मेरा। लेकिन मैंने वो पत्रकार को बोला, देखो आप मेरे को ये रिक्वेस्ट मत करो, हम भी उसी रसूल की उम्मत में से एक आदमी है, हम भी है, हमारा भी फर्ज बनता है और हमने ये चीज किया। और उसके बाद मैं बंबई के रास्ते में था, मैंने अवार्ड साहब गए, अवार्ड साहब गए, वो गए तो बहरहाल ऐसा है कि किया गया था इंस्पेक्टर द्वारा उलमा के ऊपर और जिस तरह से बात की गई थी, यहाँ तक कहा गया था कि आप पब्लिक में लेके आओगे। देखें, अब मुझे सब उलमाओं ने ये बात बताई है, उनके खिलाफ एफआईआर के लिए बोला गया है। मेरी शायद अवार्ड साहब से बात, मैं खुद कल कमिश्नर से बात करने वाला हूँ। मैं उनको कहने वाला हूँ कि सीसीटीवी कैमरा चेक कर लो, किसी एक एफआईआर को 8 घंटा लगना है, ये मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है। और उसी वजह से माहौल खराब हुआ, वरना हो जाता था। पिछली बार जब ऐसा हुआ था इनको मालूम है।
जी जी पिछले बार जब ऐसा हुआ अमित था काली था उस टाइम पे। नहीं अभी 2 महीने पहले अच्छा। उलमा बाहर खड़े थे, तो मैंने उलमाओं को बाहर देखा, तो मैं अंदर गया, कुछ ऐसा ही मामला था, तो मैं तुरंत वहां बैठ के पहले एफआईआर रजिस्टर करवाया, वो उलमाओं के हाथ में एफआईआर दे दिया और मैं उधर से निकल गया। ये एफआईआर अगर कल तुरंत हो जाती तो ये सब नहीं होता। क्या वजह नहीं होगी? क्या एफआईआर दर्ज करने के लिए इतना टाइम? तो पूछो अभी वो हम कल हम कमिश्नर साहब को मिलने वाले हैं। कमिश्नर साहब को कल हम कमिश्नर साहब से मिलने वाले हैं और ये बात को रखने वाले हैं। मेरी अवार्ड साहब की चर्चा हुई है कल रात में लगभग 1:30-2 बजे कि हम कल कमिश्नर साहब को जाके बोलेंगे सेंसिटिव इशू पे, हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो या बौद्ध धर्म हो या कोई भी धर्म हो, सिख धर्म हो, किसी भी धर्म, ईसाई धर्म हो, किसी भी धर्म के बड़े पंथ को अगर कोई किसी तरीके का कोई गाली देता है, कोई भी इन पंथों में से जितने पंथ मानते उसके ऊपर तत्काल कार्रवाई करो, उसको तुरंत जेल करो। अगर किसी की भी मिसबिहेव होता है तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई। और देश में जब तक ये नहीं होगा पॉसिबिलिटी होते रहेगी, जब तक ये सब होते रहेगा। एक आखिरी सवाल ये है कि जिस तरीके से रात में हम भी 3 बजे तक वहाँ मौजूद थे, पहली एक एफआईआर बाहर आती है और उसके बाद दूसरी एफआईआर होने के लिए जाती है, पॉसिबल कौन सी थी उसमें? वो एफआईआर एक ही है, वो पैरलम का नंबर दिया, जो अनुमान दिया वही मौलाना बासित, मैंने नॉर्मल किया था, मौलाना बासित ही कंप्लेनर बने, है ना, जबकि कंप्लेनर मेरे परवेज को बनाया जा रहा था। मैंने बोला नहीं, आलिम हमारे वहां पहले गए थे, आलिम पहले बने।